हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम जो इस क्लास के बाद में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। कैसे यकीन के साथ कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको इस क्लास के बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस में। और आपको सिर्फ इतना सा करना है इसके बाद में कि कुछ क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं आपके नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, जेई एडवांस के एग्जाम में, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, राइट। और जो दूसरे अच्छे बुक्स हैं उनसे थोड़ा प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद में प्रैक्टिस मतलब जो कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं ना क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, वो कन्फ्यूजन आज की क्लास के बाद में आपके पास में नहीं बचेंगे। ये मेरी गारंटी है, पक्की बात है ये। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ये देखो बोर्ड तो खाली है। हाँ, आज तो सर ने कुछ बनाया नहीं, ऐसा लग रहा है। बेटा आज के जो लेक्चर है मैं शुरू करने वाला हूँ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछकर। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ी है और वर्क एनर्जी थ्योरम में बेसिक इक्वेशन हम लिखते हैं W that is work done by external force and that is equal to change in kinetic energy। ये हमारी पहली इक्वेशन है, राइट। इसके बाद में हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं दूसरी इक्वेशन? WC प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल के। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो आपको ये बताना है कि जो पहली इक्वेशन किस काम में, मतलब कब काम में आती है, और दूसरी इक्वेशन जो है वो कब काम में आती है। दोनों ही वर्क एनर्जी थ्योरम है। दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वर्क एनर्जी थ्योरम को बता रही है। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में दोनों को कब अप्लाई करते हैं और इनमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इक्वेशन व्हाइल अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन से कब अप्लाई करेंगे? अगर आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये समझो कि वर्क एनर्जी थ्योरम के आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मुझे बताओ, इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछने वाला हूं मैं, जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड वो कितने क्लियर हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि अगर आपके कॉन्सेप्ट, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बात पूछ रहा हूं, और जो कि आपके क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपको ये क्लैरिटी है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है तो फिर भगवान भरोसे है, सही भी हो जाए और नहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है फिर तो, है ना। हाँ, आपका कॉन्सेप्ट सही भी काम कर जाए, आपकी इक्वेशन सही भी लग जाए और नहीं भी लगे, बेटा ये हो जाएगा। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये आपकी कब अप्लाई होती है ये आपको बताना है। और ये इक्वेशन मैंने जो दूसरी इक्वेशन लिखी है वर्क एनर्जी थ्योरम की, ये आपकी कब अप्लाई होती है ये आपको बताना है। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो यकीन मानिए आपके वर्क एनर्जी थ्योरम के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर है। और अगर ये दोनों बातें आपको नहीं पता है तो बेटा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बेहद ज़रूरत है। अदरवाइज एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत होने वाले हैं, आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। कोई भी न्यूमेरिकल पूछेगा आपके, वो संभावना है उसकी, मतलब अगर हो सकता है आपने उस तरीके कुछ किया हो, पहले कोई क्वेश्चन सोल्व कर दिया हो तो आपको सही हो जाए, नहीं तो अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपके एग्जाम में वो आपका सही नहीं होने वाला। डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, उसी के लिए तो हम है ना। हाँ, कि आपको अगर नहीं आता है तो सिखाने के लिए हम, तो वो चीज़ हम आज इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक है। हाँ, अपने आप पर भरोसा रखो। बिलीफ बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप पर भरोसा रखना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, चाहे दुनिया माने या ना माने कि आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप ये कर पाएंगे। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ जिसके लिए आप अपेयर होना चाह रहे हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे, इस एग्जाम में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इवन लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करता है। वैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटररिलेटेड फैक्टर्स होते हैं ना, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सबसे पहले जो आती है वो है कि आपको खुद पर भरोसा है कि नहीं है। आप ये अपने अंदर मानते हैं कि नहीं कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं मानते। दुनिया क्या मानती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स से उन क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में। फ़र्क सिर्फ एक ही बात से पड़ता है कि आप क्या सोचते हो कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप अपने आप पर बिलीफ है कि नहीं है, खुद पर ट्रस्ट करते हो कि नहीं करते हो, वो कॉन्फिडेंस
कैसे गेन होता है? गेन होता है मेहनत करने से, पढ़ाई करने से। कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो चलो बैक टू आवर वर्क। क्या है? तो ये देखो, ये जो, अब चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना। हाँ, आपने देख लिया होगा बेटा, ये जो इक्वेशन यूज करते हैं W एक्सटर्नल, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज, राइट, ये किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो केस हम यूज करते हैं ये होता है पार्टिकल के, कोई भी पार्टिकल है या फिर आपका ऑब्जेक्ट है या बॉडी है। क्या कह रहा हूं मैं? ये सिंगल पार्टिकल, सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल बॉडी है, उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, राइट। ये सेकंड जो इक्वेशन आ गई हमारी, ये सेकंड इक्वेशन आती है हमारी सिस्टम के लिए। किसके लिए? सिस्टम के लिए आती है। क्यों आती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। किस लिए हम सिस्टम के लिए ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते या पार्टिकल के लिए हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये समझो, ये सिस्टम के लिए होता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम आपका होता है ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स ऑब्लिक ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज। बॉडीज का मतलब क्या हो गया? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी जो कि जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं आता है ना। वैसे डिफॉर्म तो हर चीज होती है दुनिया में, कोई ऐसी चीज है नहीं, कोई कम फोर्स से कोई ज्यादा फोर्स से। होता है कि नहीं होता? कोई थोड़े प्रेशर से टूट जाता है, कोई ज्यादा प्रेशर से टूट जाता है। टूटते तो सभी हैं। होता है ऐसा? हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन हम फिजिक्स पढ़ते टाइम पे रिजिड बॉडी का मतलब ये होता है, अगर मान लो कोई बॉडी है, ये बॉडी है, और हम इसको ट्रांसलेशन मोशन देते हैं, मतलब क्या ऐसे मूव करती है विदाउट रोटेशन और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ अदर मोशन, तो क्या होता है कि इसके दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस अगर सेम रहती है तो क्या है, ये रिजिड बॉडी की तरह से काम कर रही है। इट इज एक्टिंग लाइक ए रिजिड बॉडी। और अगर मान लो हम इस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं इस बॉडी पर, तो उस टाइम पर भी अगर इसके दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है, उनके बीच में क्या आपका कंप्रेशन या एक्सटेंशन नहीं होता, देन इट इज ए रिजिड बॉडी, राइट। तो रिजिड बॉडी का कंसेप्ट ये है। तो अब ये समझो कि ये जो इक्वेशन हो गई, ये आपके किसके लिए लगती है? सिस्टम के लिए लगती है ना। सिस्टम का मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल, मतलब मोर देन वन पार्टिकल या फिर मोर देन वन ऑब्जेक्ट या फिर मोर देन वन बॉडी, राइट। ये आपका सिस्टम हो गया। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? इसमें देखो, यहां पर W एक्सटर्नल है, ठीक है, यहां पर भी W एक्सटर्नल है, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज। क्लियर है ये बात? हाँ। एक्स्ट्रा क्या है? ये वर्क डन बाय WC क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है सर? तो ये भी डिस्कस करेंगे बेटा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स या फोर्सेज, राइट। और NC मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो हमने ऐसा ही क्यों कहा कि हाँ ये, क्योंकि इनका जो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गए, ये आपके इंटरनल फोर्सेज हैं। और इंटरनल फोर्स कब आता है? एक बॉडी की बात नहीं कर रहे, बॉडी में तो ये इनको तो हम, क्योंकि अगर इस बॉडी को मूव कर रहे हैं तो सब पूरा सेम, सारे पार्टिकल आपके सेम अमाउंट से मूव कर रहे हैं, उनके बीच में कितना ही फोर्स हो, कुछ भी हो, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। समझ में आ रही बात? हाँ। तो इसके एक बॉडी के इंटरनल फोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, इसको तो हम क्या पार्टिकल मान सकते हैं। एक रिजिड बॉडी को हम एक पॉइंट मास मान सकते हैं, पार्टिकल मान सकते हैं, राइट। जब इस तरह से दूसरी बॉडीज हैं, जैसे आपका सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम मतलब आप कह रहे हो कि ये जो बॉल, अगर मान लो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ और केवल हम इस पर फोकस कर रहे हैं, तो ये हमारा एक पार्टिकल या रिजिड, इसको पार्टिकल एज ए पार्टिकल कंसिडर करके हम इसकी मूवमेंट को क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम जो लगेगी केवल इसके रिस्पेक्ट में, केवल इसके रिस्पेक्ट में, वो आपकी इससे लगेगी। लेकिन जैसे ही हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अर्थ को और इसको, किसको? ये आपकी जो बॉडी है, इसको सिस्टम मान लेते हैं, सिस्टम कंसिडर करते हैं, तो आपकी ये इक्वेशन खत्म हो जाती है। ये इक्वेशन नहीं काम करेगी, फिर ये इक्वेशन काम करेगी, राइट। मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। कैसे? देखो, जब इसको हमने पार्टिकल माना तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स हो गया। एक्सटर्नल फोर्स हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। क्यों?
क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसके अंदर से कहीं से नहीं आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से आ रहा है। तो वहाँ पर आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो mg को आप एक्सटर्नल फोर्स मानेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ। लेकिन जैसे ही, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं है। आप कहो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का, जब अगर इसको सिंगल बॉडी मान रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी का रोल नहीं आता है। पोटेंशियल एनर्जी का रोल शुरू होता है जब आप इसको सिस्टम मानते हो। कैसे को? इसको पार्टिकल, इस ऑब्जेक्ट को और अर्थ को, अगर आपने दोनों को सिस्टम मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है, राइट। और वो भी किस वजह से? आपका जो इंटरनल फोर्स हो गया, और वो भी इंटरनल में भी कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कर रहा हूं मैं? कंजर्वेटिव फोर्स। जब कंजर्वेटिव फोर्स का रोल आता है किसमें? सिस्टम में, उस टाइम पर आपके पोटेंशियल एनर्जी का रोल शुरू होता है बेटा। ठीक है, क्लियर हुई बात थोड़ी सी? तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पर ये जो हो गए, ये इंटरनल फोर्स हो गए। कौन से फोर्स हो गए? अगर सिस्टम की बात हो रही है तो ये आपके इंटरनल फोर्स हो गए, इंटरनल फोर्सेज हो गए। और ये बाकी कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स हो गए वो है। अब एक्सटर्नल फोर्स जैसे हम, चलो फिर शुरुआत यहीं से करते हैं ना। ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको, क्लियर है कि जब सिस्टम आएगा तो ही इंटरनल फोर्स आएंगे। दो बॉडीज के बीच में कोई फोर्स आ गया। अच्छा, और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? एक तो हमने ये ले लिया कि भाई एक तो कोई भी बॉडी है, बॉल है, कुछ भी ले लो ना, और दूसरी अर्थ हो गई, आपका ग्राउंड हो गया। उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है। करता है कि नहीं करता है? अच्छा, ये बताओ कि mg, जैसे हमने इसको यहाँ पे होल्ड करके रखा है या फिर इसको ड्रॉप भी करते हैं, तो अर्थ क्या करती है? mg फोर्स लगाती है इस पर, इसका मास इंटू जी। तो इसने कितना फोर्स लगाया अर्थ पर? लगाएगा फोर्स? ये बिल्कुल लगाएगा, और mg के इक्वल ही लगाएगा अर्थ पर। लेकिन क्योंकि मास किसका? अर्थ का इतना ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में कि आपका उसकी मूवमेंट कुछ दिखाई नहीं पड़ेगी, दैट इज़ नेग्लिजिबल, राइट। लेकिन फोर्स इक्वल लगेगा। ये भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रही है, ये बॉडी जो है ये अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रही है, लेकिन इसका मास इतना कम है कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, और उसका जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, महसूस ही नहीं होगा, फील ही नहीं होगा, राइट। फोर्स दोनों में इक्वल है। mg है, mg पर अर्थ पे भी mg फोर्स लगाती है ना, ठीक है। हाँ, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ऐसे अगर मैं बात करूँ, दो चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव पार्टिकल, एक आपका नेगेटिव पार्टिकल है। इन दो चार्ज पार्टिकल हो गए सपोज, तो चार्ज पार्टिकल में इसको हटा दें। हाँ, अगर ये चार्ज पार्टिकल हो गए, एक ये हो गया प्लस चार्ज है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रहेगा? फोर्स रहेगा। इस पर ये फोर्स रहेगा डायरेक्शन F, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपका ये रहेगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है? जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं, कौन से? इंटरनल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज किस पर लगते हैं? सिस्टम पर। किस पे? सिस्टम पर, जब एक से ज़्यादा बॉडीज हों, राइट। यहाँ पे देखो, एक बॉडी और दूसरी बॉडी, दो बॉडीज हो गई ना, राइट। तो ये आपका मतलब इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था, ध्यान है कि नहीं है? हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब ये इसने, अगर मान लो ये पार्टिकल A है और ये पार्टिकल B है, और इसने ये FAB, A पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से? B की वजह से। और ये आपका FBA, B पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से? A पर। अगर हम कहें कि इसका प्लस Q चार्ज है और इसका माइनस Q चार्ज है ना, ये अभी आपने हो सकता है 11th में अगर आप हो बच्चे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह से ही समझ सकते हो इसको, राइट। तो मतलब FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। क्या कहेंगे? कि डायरेक्शन अलग है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या कर रहा हूं मैं? FAB, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू FBA, राइट। बात समझ में आई? हाँ, दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम इक्वल है, और क्या है? अपोजिट है। कैसा है? अपोजिट है। तो जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वाली बात आई थी, उसमें क्या था कि आपका mg बॉल पर फोर्स लगा और mg ही अर्थ पर फोर्स लगा। किसने लगाया? बॉल ने लगाया। सेम अमाउंट का फोर्स लगेगा, लेकिन एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरी की वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, इसका मतलब आपको समझ में आता है क्या बेटा? वर्टिकल जो डायरेक्शन लेते हैं वो हम किससे डिफाइन करते हैं?
या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब हो गया आपका टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अलोंग द रेडियस, मतलब जहां पर भी आप खड़े हो वो आपका वहां से सीधा सेंटर, वहां पे अर्थ का सेंटर, क्योंकि अर्थ कैसी स्फेरिकल बॉडी है तो आपके जस्ट नीचे अर्थ का सेंटर है, ये मान सकते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल हो गया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई। समझ में आ रही बात? हाँ, तो हॉरिजॉन्टल को डिफाइन करने के लिए हम कैसे, किसके रेफरेंस में करते हैं? अर्थ के सेंटर के रेस्पेक्ट में करते हैं, मतलब जो रेडियस हो गई, रेडियल डिस्टेंस हो गई, रेडियल डायरेक्शन हो गई, है ना, उस पॉइंट की, किससे? अर्थ के सेंटर से। जब हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो ये मतलब होता है इसका, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पर हमारे ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स का चलो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, कौन कौन से फोर्स आपके नॉन कंजर्वेटिव है लेकिन इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स ही तब पैदा होते हैं बेटा जब आएंगे प्ले में, जब आपका सिस्टम की अप्रोच होगी। क्या होगी? सिस्टम होगी, ठीक है, हाँ सिस्टम होगा। और हम आगे चल के ये भी पढ़ेंगे, ये भी समझेंगे कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्या कर रहा हूँ मैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करते हैं उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। कितना? नेगेटिव के इक्वल होगा। तो जो आप पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी की जो बात करते हैं ना, हाँ, यहाँ पे आप कहोगे सर डेल के ही लिया है हमने, डेल यू क्यों नहीं लिया? तो बेटा ये डेल माइनस ऑफ डेल यू है, आपका कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना वर्क किया है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू, राइट? समझ में आ रही बात? क्या हो गया, क्या कह रहा हूं मैं? डब्ल्यू सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पे सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता ही है आपका सिस्टम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये चलो करते हैं, पहला केस लेते हैं हम, पार्टिकल, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए हमने क्या लिखी इक्वेशन? डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल के। अब देखो डेल के तो आपकी हमें पता है क्या होता है, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, ये तो सीधा सीधा है। गेम कहाँ पर होता है? गेम होता है आपका वर्क निकालने में, वर्क कैलकुलेट। और वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? ये हमने किस में सीख लिया था? इससे पहले 2 लेक्चर कर चुके हैं वर्क वाले, तो उसमें हमने अच्छे से मतलब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बाय द वे अगर आपने नहीं देखे हैं वो लेक्चर तो आप देखिए कि वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये जो वर्क होता है एक्सटर्नल वर्क, ये हो सकता है आपका किस किस से हो? ड्यू टू आपका फर्स्ट, चलो देखते हैं, चेंज करते हैं यार थोड़ा सा ना, हाँ कुछ चेंज होता रहना चाहिए। फर्स्ट आपका एफ कांस्टेंट हो सकता है, एफ आपका कांस्टेंट है, तो इस केस में जो वर्क आएगा वो सिंपल जो होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल, वो आ गया आपका एफ इंटू एक्स और दो एफ एक्स कोस थीटा, यानी एफ एक्स कोस थीटा। थीटा क्या है? थीटा आपका एफ, थीटा इज थीटा एंगल बिटवीन, चलो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेंगे ना। हाँ, एंगल बिटवीन, चलो कर ही देते हैं, ओके, एंगल बिटवीन एफ एंड एक्स, दोनों के बीच में एंगल जो आ गया वो आपका थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन ये, ठीक है। अगर थीटा 0 से, क्या कर रहा हूं मैं, 0 से आपका ग्रेटर है और लेस देन 90 है, तो वर्क आपका हो जाएगा कोस, क्योंकि 0 से 90 तक वर्क कोस थीटा आपका क्या होता है? पॉजिटिव, तो वर्क आपका हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। अगर 90 है, थीटा की वैल्यू 90 है, 90 डिग्री है, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कोस 90 हमारा कितना होता है? 0, राइट। अगर थीटा की वैल्यू, ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस, इसको भी अलग पेन से लिख दें, चलो ग्रेट। थीटा आपका 90 से तो बड़ा है, ग्रेटर, ओके, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, लेस देन, और हाँ लेस देन 180 डिग्री, या फिर लेस देन एंड इक्वल टू, तो वर्क हमारा जो आएगा वो होगा
नेगेटिव, क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये तो हमारा जब हो गया, जब एफ, ये कब कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब एफ की वैल्यू कांस्टेंट है, फोर्स हमारा कांस्टेंट है, तो इस तरह से वर्क करता है। सीधा एफ एक्स कोस थीटा, थीटा की वैल्यू देखो कि एफ और एक्स में कितना एंगल है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, सीधा कोस थीटा उससे निकल जाएगा। ठीक है बेटा, एफ एक्स कोस थीटा, सिंपल, ये हो गया। अब आपका जो फोर्स है, अच्छा ये फोर्स आपका एक तो हो गया कि भी एक सिंगल फोर्स काम कर रहा है, या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि फोर्स बहुत सारे काम कर रहे हो इसमें, कांस्टेंट में है ना। हाँ, अगर इफ मोर देन वन फोर्स इज एक्टिंग, तो क्या होगा, ये बिल्कुल सिंपल एफ नेट, ये हो जाएगा एफ नेट, और ये हमारा सिग्मा एफ कर देंगे, राइट। क्या करेंगे, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि F1 काम कर रहा है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ऐसे ही कहीं तक भी जो भी काम कर रहे हैं, प्लस 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 जो भी होगा। क्या मतलब हुआ कि हमारी सपोज कोई बॉडी है ये, ओके, ये सपोज एक बॉडी ले ली हमने, ठीक है, और इस पर कोई फोर्स ऐसे F1 काम कर रहा है, ये कोई F2 काम कर रहा है, F2, और ये कोई F3 काम कर रहा है, F3, और ये आपका सपोज F4 कोई फोर्स है वो काम कर रहा है, कोई फोर्स इधर भी काम कर रहा है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन की आ गई बात तो कोई बात ही खत्म होगी उसकी, है ना। कोई एंगल, क्योंकि एंगल उसके कारण जो वर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा उसके कारण। तो इस तरह का जो केस हो गया, तो उसमें क्या करेंगे, एफ नेट निकालेंगे बेटा, ये वाला केस हो गया, ये वाला एफ नेट इज इक्वल टू सिग्मा एफ। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, सिग्मा एफ। दूसरा तरीका क्या है कि भाई F1x कोस थीटा इससे कर लो, प्लस मतलब इसके कारण जो वर्क हुआ वो, प्लस आपका इसके कारण जो वर्क हुआ, वर्क डन बाई F2, उसके कारण जो वर्क होगा वो F2x कोस थीटा हो जाएगा। तो उस केस में अगर मान लो ये x की डायरेक्शन क्या है, अगर मान लो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम इस डायरेक्शन को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव, ये x की डायरेक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, है ना, मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, और ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो थीटा जीरो हो जाएगा। इसके लिए थीटा जो है ये x की डायरेक्शन, ये x की डायरेक्शन, और ये F2 की डायरेक्शन, तो ये बेटा थीटा 2 ये होगा। ये है तो ये देखो ये ऐसे काम कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा ना। हाँ, और ये क्योंकि ये x की डायरेक्शन ये है, तो ये थीटा 3 हो गया। F4 आपका x की डायरेक्शन ये, तो ये एंगल आपका थीटा 4 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये क्या हो गया, W1, W2, W3, W4 कैसे भी निकाल सकते हो। अच्छा थीटा 4 तो ये तो क्या हो गया, अपोजिट ही हो गया, थीटा 4 तो क्या हो गया 180 डिग्री दिख रहा है हमें, है ना। हाँ 180 डिग्री, तो ये तो वर्क नेगेटिव करेगा, क्योंकि वैसे भी दिख रहा है कि आपका अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, आपका फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो क्या हो गया बेटा पॉजिटिव, आपका नेगेटिव वर्क डन होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा ये केस हो गए। अब बताओ मुझे, एक तो ये कांस्टेंट वाला फोर्स होगा ना, फोर्स कांस्टेंट है। अब अगर ये जो है आपका फोर्स वेरिएबल हो, कैसा हो, फोर्स वेरिएबल हो, तो वेरिएबल जो फोर्स है, किसकी बात कर रहे हैं हम अभी पार्टिकल पर जो क्या वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, हम पार्टिकल वाला केस यूज कर रहे हैं, और ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, हाँ तो ये डब्ल्यू एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो वर्क हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर वेरिएबल फोर्स है, क्या फोर्स हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल, अगर एक ही फोर्स है वेरिएबल, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होगा बेटा, ये एफ डॉट डी एक्स, और ये लिमिट 1 to 2 जो भी है, x1 to x2 जो भी कुछ लिमिट आएगी वो ना, हाँ पहले हम कर चुके हैं। फोर्स वेरिएबल का मतलब क्या है कि भैया x की वैल्यू के साथ, x के साथ में आपका फोर्स जो चेंज हो रहा है, क्या कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है विद चेंज इन x। क्या मतलब हुआ कि हमारा जब x की वैल्यू, सपोज ये पार्ट, ये आपका एक ब्लॉक है ना, ये यहाँ पर ब्लॉक ले लिया हमने, और ये ब्लॉक को हमने Fx फोर्स लगा दिया, है ना, वेरिएबल फोर्स लगा दिया। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती है, वैसे वैसे
हमारा ये सपोज x यहाँ पे 0 है और यहाँ पे सपोज ये चेंज हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है आपकी, कैसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। तो जैसे जैसे f की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे वैसे f की वैल्यू फोर्स भी इस पर लग रहा है। ये मान लें हम कह सके ये x² प्लस 2x प्लस 1 ये फोर्स हमारा ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन लेकिन वही है हमारी, क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा इसमें यहाँ पर f की वैल्यू ये रख देंगे x² प्लस 2x और dx मान लेते हैं हम कि भाई x यहाँ से इसने, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन किया हमने कि यहाँ पर है किसी टाइम पे ये dx x डिस्टेंस कवर कर ली इसने, कितनी x कर ली, और फिर ये आफ्टर टाइम डेल्टा t यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये dx और कर ली इसने, डिस्टेंस कितनी कर ली, dx। तो यहाँ से और इसको यहाँ तक जाने में कितना वर्क हुआ, वो आपका फोर्स, इधर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है, फोर्स क्या है, fx है, ये वाला फोर्स है, ठीक है। हाँ, तो इसके fx की वैल्यू रखेंगे और क्योंकि थोड़े थोड़े के लिए हम इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है, हम इसमें मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में फोर्स को कोई ज़्यादा अप्रिसिएबल चेंज नहीं आया है, जरा सा चेंज आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना वर्क हो उसको जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे, उससे अगले में जो वर्क हुआ वो जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, है ना, यहाँ से शुरू कर देंगे हम। तो ये सारा हो गया। तो इस तरह का जो केस होता है, जो वेरिएबल फोर्स होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम जो फोर्स जहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, फोर्स की वैल्यू ज़्यादा कुछ अप्रिशिएबल चेंज नहीं आ रहा, लेकिन किसमें, उसके डिस्प्लेसमेंट हल्का हल्का चेंज आ रहा है, तो उन सबको वर्क जो हुआ वो स्मॉल वर्क को जोड़ते चले जाते हैं और उसके लिए हम इंटीग्रेशन काम में लेते हैं। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको तो पता है ये चीज़ें, है ना, उनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो सकता नहीं हो तो उसके भी काम की बात है। जो नीट वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसी के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ में आया बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, सिंपल। तो हमने ये वर्क जो इसमें सपोज यहाँ पे dw वर्क किया, तो ये हम यहाँ पे dw1 किया था, dw2, dw3, dw4, dw5, dw6 ऐसे करके n टाइम्स हो जाएगा ना। हाँ, तो उसी को इस तरह के जो हम इन सबको dw1 प्लस dw2, dw3 इस तरह को जोड़ के लिए, इन सब के सम के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं कि भैया x यहाँ पे x आई क्या है, इनिशियल हो गया x की वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू हो गई। सपोज यहाँ पे x आई, हमने x0 लिया है तो यहाँ पे x1 की जगह पे आपका 0 आ जाएगा x की वैल्यू, राइट। तो वर्क डन कैसे निकाल देंगे इसमें, बेटा हमने किया हुआ था पहले वाले एक्सरसाइज में, पर मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ ना। हाँ, सिंपल यहाँ पे रखो x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx और ये 0 to, सपोज यहाँ पे x इक्वल टू 2 है तो 0 to 2 हो जाएगा, है ना। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन आपको आता ही है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वेरिएबल फोर्स का केस हो गया। और वेरिएबल फोर्स के केस में एक चीज़ और भी होती है, क्या, आपका जो एफ और एक्स कर्व बन जाता है ना, ये एफ, फैन चेंज कर लेना चाहिए यार, ये सब येलो येलो दिख रहा है। ओके, चलो हम चेंज करते हैं। ये सपोज है आपका एक्स है और ये एफ है, राइट। और अगर मान लो कोई कर्व इस तरह का बता देता है कि भाई हाँ ये इस तरह का कर्व है, तो एफ एक्स जो होगा इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा ना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मतलब ये जो एरिया आएगा, ये ग्राफ आ गया ना। ग्राफ आपको कैसे कर रहा है, इसका मतलब ये है बेटा कि एक्स के साथ में पहले एक्स बढ़ रहा है, फिर आपका हो गया, फिर कम हो गया, कम हो गया, फिर वापस बढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे कुछ ऐसे वेरिएबल फोर्स आ रहा है। तो ये जो एरिया आएगा इसका ना, ये एरिया अंडर द कर्व, ये भी हमारा क्या होता है, W वर्क डन, जो वर्क एक्सटर्नल वेरिएबल फोर्स की वजह से ना, ये एरिया अंडर द कर्व मतलब एरिया कह सकते, इस एरिया आप कह सकते हैं। और इसको मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, छोटे छोटे एरिया को ले लिया हमने, छोटे इस एरिया को किया। और ये क्या है, क्योंकि हमें पता है कि एफ इंटू एक्स होता है हमारा ना, तो ये एफ को वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, ये एफ है और ये हमारी डी एक्स है, ठीक है। तो स्मॉल वर्क हुआ एफ इंटू डी एक्स, एरिया क्या देता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन देता है बेटा। तो ये आपका dw1 हो गया, ये dw2 हो गया, dw3, dw4, dw5, इस तरह से ये। तो वही इनडायरेक्टली एरिया निकालना भी मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। ये समझ में आ गई बात, क्लियर है ये बात, चलो वेरी गुड। अब और क्या हो सकता है केस, इसमें आपका फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है। अच्छा, और दे सकता है कि भाई एफ कॉन्स्टेंट है, एक वेरिएशन और डाल सकता है। पार्टिकल वाले की बात कर रहे हैं अभी भी हम, किसकी बात कर रहे हैं, पार्टिकल केस, ठीक है। क्या कह सकता है कि एफ कांस्टेंट है, एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने उसमें बात की थी 1D में है,
क्या 1D में है। लेकिन आपका एफ कांस्टेंट तो हो सकता है, लेकिन एफ किस में हो सकता है, एफ कांस्टेंट है, लेकिन आपका ये आपका 2D या 3D में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्या मतलब इसका, भैया एफ अगर वो दे गिवन हो कि एफ हमारा सपोज 3i प्लस 2j माइनस के दे दिया उसने, ये एफ है, तो ये क्या हो रहा है, अगर ये 3i की बात करता है तो हमें समझ में आता है कि भैया एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स का कंपोनेंट है। अब यहाँ पर तो वाई डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है और जेड डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है, मतलब पार्टिकल और पार्टिकल की भी कुछ वो दे देगा कि भाई इनिशियल पोजीशन जो है पार्टिकल की 3D की जब बात करें ना, तो ये r1 है सपोज, ये कह रहा है कि भैया i प्लस 2j प्लस k है इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन r2 यहाँ से मूव करता है इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में। कौन से फोर्स के इन्फ्लुएंस में, इस फोर्स एफ फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल यहाँ से ये कह रहा है कि 2i हो जाती है प्लस आपकी 3j हो जाती है और माइनस 2k हो जाती है, ये हो जाता है, राइट। तो ये हमारी फाइनल पोजीशन हो जाती है बेटा, ये कह सकते हो। या फिर हाँ, तो अब क्या करेंगे ऐसे केस में, ऐसे केस में जो वर्क डन निकालना होगा, क्या मतलब हुआ, देखो ये आपका क्या हो गया, y मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, और ये जो है पेन की डायरेक्शन ये आपका z होगा, तो z को हम ऐसे शो करते हैं, राइट। तो पार्टिकल ये कह रहा है कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ पर था, i 2j और k, मतलब i तो आपका इतना 1 है तो ये 1 हो गया, 2j मतलब ये डबल हो गया, ये डबल हो गया 2j, तो पार्टिकल यहाँ से इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट हो गया। अब प्लस k भी है, तो k का मतलब क्या हो गया, बोर्ड से बाहर आ जाओ, यहाँ पर है, तो पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर है बेटा, ना यहाँ पे है ना इधर है, कहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है। अब यहाँ से फिर पार्टिकल कहाँ जाता है, इस पर फोर्स लगता है कोई भी, है ना, ये फोर्स लगता है, तो फोर्स इसको मूव करवाता है, इधर भी मूव करवाता है, इधर भी मूव, इधर जब इधर मूव कर रहा है तो इधर भी मूव कर रहा है, और साथ में नीचे भी मूव करता है, ऐसे जेड की वजह से, जेड कंपोनेंट की वजह से, ठीक है, क्योंकि माइनस में है ना जेड कंपोनेंट, तो इसकी पोजीशन हो जाती है फाइनली। तो चलो इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं, ये आपकी क्या होती है, 2i है, ये 2i, ये 1 2 3j, तो ये आपका 2 था, ये 1 2 ये 3 हो गया, तो यहाँ पर ये यहाँ पे ये हो गया, और ये इधर से करेंगे तो यहाँ पर पोजीशन आ गई पार्टिकल की। इसको ये r1 है ना, r1 का मतलब क्या था, ये r1 दिया है ना, तो पोजीशन वेक्टर है इसका, ये r1 वेक्टर कह सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, 2D में नहीं है, ये यहाँ पर है, ऐसे है, ये है, राइट। और जो r2 है ये आपका r2 यहाँ पर है, और ये r2 की भी क्या है, -2 के मतलब बोर्ड के अंदर है बेटा, ठीक है। ये मतलब ये हो गया r2 मतलब ओरिजिन से करते हैं ना, हाँ, ये आपने शायद वेक्टर में पढ़ा है हमने, और आपके काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, हमने डिस्कस किया था, काइनेमेटिक्स में डिस्कस किया है, तो आप वो वाले लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में और आ जाएगा। तो ये r2 हो गया, सॉरी r2, और ये जो इसका रिजल्टेंट आया ये हमारा r2 माइनस r1 रिजल्टेंट आएगा, जो ये r2 माइनस r1, r2 ये r2 माइनस r1 ये हो गया, इसको माइनस कर देंगे, हाँ, ट्रायंगल जो वेक्टर एडिशन से भी निकल जाएगा, तो रिजल्टेंट आएगा हमारा r2 माइनस r1, ये इसने डिस्टेंस का, ओके। तो ये ऐसे था, पार्टिकल यहाँ पर है और इधर ऐसे जाएगा, तो इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। हाँ, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सिंपल वर्क डन कैसे निकालेंगे बेटा, हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट क्या होता है हमारा, एफ डॉट डी आर, राइट। तो एफ कितना है, एफ तो ये है 3i प्लस 2j माइनस के, डॉट प्रोडक्ट है ना, हाँ, और डी आर तो हम क्या करेंगे, r2 माइनस r1 फाइनल माइनस इनिशियल, सो 2i माइनस i यानी i बच गया, i 3j माइनस 2j प्लस j बच गया, j माइनस 2k माइनस k माइनस 3k हो गया, ठीक है। तो ये इनको दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये डॉट प्रोडक्ट में आपको पता ही है, तो 3i से i होगा, सो ये 3, j से j होगा प्लस 2, k से k होगा माइनस के माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये प्लस 3, तो ये आ गया 8 जूल। वर्क किस में मेजर करते हैं, जूल में।
तो इस तरह से हम, अगर हमें 2D या 3D में फोर्स दिया हो, फोर्स तो कांस्टेंट है, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। फोर्स देखो 3 है, मतलब एक्स अलोंग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट 3 है, उसकी वैल्यू 3 है। वाई अलोंग वाई एक्सिस इसके कंपोनेंट की वैल्यू 2 है, और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू -1 है। तो फोर्स तो आपका कांस्टेंट है, फोर्स चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर फोर्स कहाँ पे चेंज हो रहा है? वेरिएबल कहाँ पर है? जिसमें आपका एक्स या वाई या जेड के साथ में हो सकता है, वेरिएबल है ना। अगर यही फोर्स आपका वेरिएबल हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ हो जाए, यहाँ पे वाई की टर्म आ जाए, यहाँ पे जेड की टर्म आ जाए, राइट, तो ये भी डी एक्स आ जाएगा, डी वाई हो जाएगा, एफ एक्स डी वाई, उसी से कर लेंगे। फिर तो वेरिएबल वाली कंडीशन आएगी, कौन सी? ये वाली कंडीशन आ जाएगी, एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी वाई, एफ डॉट मतलब एफ एक्स डॉट डी एक्स आएगा, एफ वाई डॉट डी वाई, एफ जेड डॉट डी जेड, अगर इस तरह कंडीशन आए तो ठीक है। वेरिएबल हो, अगर इसमें वेरिएबल हो तो ये बेसिकली जो आपके वर्क डन में जो वेरिएशन आ सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स में, वो हमने पार्टिकल पर किस तरह से करेंगे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आपका जो सिस्टम पर, कौन सा? सिस्टम पर। अभी तक हमने पार्टिकल में किया है कि वर्क डन किस किस तरह से वेरी कर सकता है, ठीक है। हाँ, चेंज, क्योंकि ये तो हमें पता है कि फिक्स आएगी, ये तो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसके हिसाब से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। लेकिन वेरिएशन कहाँ आ रहा है? वर्क डन में आ रहा है ना। एक्सटर्नल फोर्स कई तरह के भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, 1D हो सकता है, 2D हो सकता है। 1D में वेरिएबल हो सकता है आपका, 3D में वेरिएबल हो सकता है ना, 3D में कांस्टेंट हो सकता है, 1D में कांस्टेंट हो सकता है। तो ये सारे आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं बेटा, समझ में आ रही बात? हाँ, और ये ध्यान रखना है कि अगर 90 है तो 0 हो गया, किसमें? आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और फोर्स की जो डायरेक्शन में है उसमें एंगल अगर 90 है तो वर्क डन 0 हो गया। अगर आपका 90 से लेस है तो आपका पॉजिटिव हो गया, ज़्यादा है तो नेगेटिव हो गया। तो इस लेक्चर में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया पार्टिकल वाला केस। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सिस्टम वाला केस, कि सिस्टम में हम कैसे 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 हमारा कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो कैसे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन से हैं जो वर्क डन करते हैं, वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये सब चीज़ें हम, ये सब कॉन्सेप्ट हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वर्क एनर्जी थ्योरम की वो आपकी समझ बन गई होगी, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कहाँ पर आप गलतियाँ करते हो। तो यही मेरा मकसद था कि आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि गलती ना हो किसी तरह के एग्जाम में। आपके हो सकता है कि कैलकुलेशन वगैरह कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं हो, कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं ला सके। मैं वही चाह रहा हूँ और वही मेरी कोशिश है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका सिस्टम पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कैसे वेरी करती है, इंटरनल फोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और उनको अप्लाई कैसे करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जाती है, वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको सीखने में मज़ा आया तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको अच्छा लगा है और आप सीखते जाना चाहते हैं, फिजिक्स में मास्टरी करना चाहते हैं, आपके दूसरे सब्जेक्ट में मास्टरी करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।